नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी पुतिन साथ साथ, विपक्ष से दो दो हार। हल्ला बोल में आज चर्चा होगी प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे को लेकर उठते सवालों पर। पीएम मोदी ने रूस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया, अपने तीसरे टर्म का टारगेट बताया। उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुनी रफ्तार, 3 गुनी ताकत से काम करेंगे। रूस में पीएम मोदी ने सरकार की 10 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। कहा 2014 से पहले निराशा का माहौल था, आज पूरी दुनिया में भारत के विकास और बदलाव की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री के इन दावों पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। उद्धव गुट के संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी पिकनिक मनाने विदेश जाते हैं। कांग्रेस ने कहा कि पीएम विदेश में देश की छवि धूमिल कर रहे हैं। हल्ला बोल में आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। विपक्ष के आरोप और सवालों में कितना दम, पहले ये रिपोर्ट देखिए। अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर हैं और वहां अपनी तीसरी जीत पर 3 गुना स्पीड से काम करने का दम भर रहे थे और देश में दौरे पर विपक्ष दो दो हाथ कर रहा था। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रूस का दौरा है, तो वहीं तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी रूस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए अपनी सरकार के बारे में बोल रहे थे। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा। शिवसेना से लेकर कांग्रेस पार्टी ने पीएम के इस दौरे पर धावा बोल दिया। प्रधानमंत्री तो देश के बाहर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि देश में जो समस्या है उनसे वो रूबरू नहीं होना चाहते। देश की समस्या को वो निवारण नहीं करना चाहते या झेल भी नहीं सकते लोगों का प्रेशर। तो बाहर रहना, घूमेंगे फिरेंगे, पिकनिक मनाएंगे, वो मजा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद 10 सालों में देश ने जो विकास किया है उसका जिक्र करते हुए ये कहा कि अभी तक का विकास तो सिर्फ ट्रेलर है, भारत बदल रहा है। पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई नेताओं ने प्रधानमंत्री के रूस दौरे पर हमला किया। पीएम के उस दावे पर चोट किया कि पिछले 10 सालों में भारत ऐसी गति से आगे बढ़ रहा है जिसे देखकर विश्व दंग है। वो कांग्रेस शासन की उपलब्धियां गिनाने लगे। प्रधानमंत्री जी, देश में एक महाशक्ति बन चुका था भारत 2014 के पहले, और जब आपने कहा 2014 के पहले तो आपने अटल बिहारी वाजपेयी को भी उसमें शामिल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ भारत से झांसा देकर रूस युद्ध में झोंके गए भारतीयों की वतन वापसी का भी मुद्दा विपक्ष उठा रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीते दिन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात में इस पर सहमति बनी है कि उन भारतीयों को वापस देश में लाया जाएगा। यही नहीं, द्विपक्षीय बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत रूस ऊर्जा समझौते के तहत पेट्रोल डीजल की कीमतों को भारत में स्थिर रखने और इसकी वजह से महंगाई को नियंत्रित करने की बात भी की। दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के कारण बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा और आज भी गुजरना पड़ रहा है। लेकिन हमारे उस
कारोबार के कारण हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को मेक इन इंडिया की प्रशंसा और सहयोग दोनों के लिए धन्यवाद दिया। के रूप में आपने अनेक फोरम में पब्लिकली भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसकी भरपूर तारीफ की, और तारीफ की ही कितना नहीं, आपने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कदम उठाए और भारत के मैन्युफैक्चरिंग में आपकी भागीदारी के कारण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं। पीएम ने उनके रूस दौरे पर विश्व की टिकी नजर पर चर्चा करते हुए बताया कि राष्ट्रपति पुतिन के घर पर 4 से 5 घंटे की बैठक में यूक्रेन पर खुले मन से बातचीत भी हुई। आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए। रूस यूक्रेन जंग भर भी पीएम ने दो टूक बात की, कहा बम बंदूक और गोलियों के बीच शांति का रास्ता नहीं निकलेगा, वो सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति बहाली पर पूरे सहयोग का भी आश्वासन दिया। हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अभय दुबे जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर दीपक वोरा पूर्व राजदूत के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुधांशु जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए डायस्पोरा के सामने प्रशंसा की कि पिछले 10 वर्षों में बहुत तेज रफ्तार से ये सरकार चल रही है, बहुत कुछ हासिल किया है। विपक्ष का यही आरोप है कि आपकी सरकार हमेशा यही बताती है कि जो कुछ इस देश में हुआ है वो 2014 के ही बाद हुआ है। ऐसा क्यों? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका मतलब यह है कि 2014 के बाद बहुत कुछ हुआ है और यह बात सही है। जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो 2014 से पहले होती थी और अब नहीं हो रही, वो भी देखने को मिलता है। जो मैं कई बार अंजना जी आपके शो में भी बोल चुका हूं कि चंडीगढ़ से चेन्नई तक धमाके होते थे और गुवाहाटी से सूरत तक धमाके होते थे और लखनऊ, फैजाबाद, पटना, गया, नागपुर, सब जगह धमाके होते थे, वो अब नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और 2014 से पहले कोई हमारे यहां आके घुस के मार के चला जाता था, अब हम जाके घुस के मार के चले जाते हैं। अब आइए डिप्लोमेसी पे बात करते हैं, चूंकि आज का विषय यह है। अभी प्रधानमंत्री जी रूस के दौरे पर हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर चीज में जिनकी दृष्टि ही नकारात्मक होती है, विघ्न संतोषी जिनके लिए कहते हैं। आज भारत के लिए कितना अद्भुत दृश्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शायद विश्व के इकलौते राष्ट्राध्यक्ष हैं जिसका जितनी गर्मजोशी से अमेरिका में स्वागत हुआ है उतनी गर्मजोशी से रूस में स्वागत हो रहा है। मेरे विरोधी मित्र, कृपया मुझे कोई एक राष्ट्राध्यक्ष आज विश्व का बता सकते हैं? चाइना, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, बड़े बड़े देश जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनको कि व्हाइट हाउस में भी डिनर दिया गया हो, स्टेट डिनर, जब प्रधानमंत्री जी गए थे, और आज पुतिन अपने घर पर बैठ के 5 घंटे बातचीत कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि भारत ने अपनी क्या दक्षता प्राप्त की है। और दीपक वोरा साहब बैठे हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, रूस भारत को S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम दे रहा है, जो दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो रूस ने अभी तक किसी भी देश को नहीं दिया है। यह बात गौर करिएगा। और अमेरिका भारत को प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है, जो अभी तक नाटो के बाहर किसी देश को नहीं दिया है।
ये दिखाई नहीं पड़ता। और आज प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा भी काम किया, कोई कहेगा विदेश नीति की बात नहीं है, एक आम आदमी से जुड़ा हुआ क्या मामला है। इस समय हमारा सबसे ज्यादा फॉरेन की जो करेंसी खर्च होती है वो पेट्रोलियम पे खर्च होती है। 45 लाख डॉलर का हम रूस से ले रहे हैं तेल, और किसमें ले रहे हैं? रूपी रूबल में, यानी डॉलर की जरूरत ही नहीं। ये सब लोग, अंजना जी लोग गाना गाते ना, डॉलर कम हो गया। अरे भाई, डॉलर की अब हमें जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ा हमारा जो फॉरेन का इंपोर्ट हो रहा है वो रूपी रूबल में हो रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम के कीमतों को, जो कि अभी प्रधानमंत्री जी बोल भी रहे थे कि दुनिया में नियंत्रण पाना मुश्किल हुआ, पर हम नियंत्रण पाने में सफल रहे। और मुझे एक बात और कह दूं कि मुझे एक बात बड़ी विचित्र, दुखद और विडंबनापूर्ण लगती है जब कांग्रेस के लोग ये बोलते हैं। आज डिफेंस में सबसे बड़ी लीगेसी जो है हमारी, मैं ये भी कहूंगा बाध्यता है हमारी, रूस के साथ संबंध बना के रखना, क्योंकि 70-80 के दशक में, 90 के दशक में सारे के सारे इक्विपमेंट जो थे हमारे, सब रूस से लिए गए। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, लोगों को एक पॉइंट ध्यान नहीं होगा, दीपक जी को जरूर ध्यान होगा। हमारा बोफोर्स का मामला हम स्कैम के रूप में तो देखते हैं, बट बोफोर्स वॉज द फर्स्ट डिफेंस डील ऑफ इंडिया आउटसाइड सोवियत ब्लॉक। उससे पहले हम सोवियत ब्लॉक के अलावा कहीं से लेते ही नहीं थे। सारे मिग विमान उसी के जमाने के हैं, AK-47 विमान उन्हीं के जमाने में है। तो इस कारण से हमारे लिए अपरिहार्यता भी है कि रूस के साथ हमारे इतने मधुर संबंध बने रहे। मगर आज देखिए उस अपरिहार्यता को कितनी परिपक्वता के साथ प्रधानमंत्री जी ने किया है कि रूस कहता है इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई, और अमेरिका कहता है इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक एलाई। अब सुनिए, चाइना का भी बयान आया है आज, वो कह रहा है हमें उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है अगर भारत और रूस के संबंध बेहतर हो रहे हैं। मुझे लगता है जो लोग विदेश नीति की रत्ती भर भी समझ रखते हैं और उनके अंदर रत्ती भर भी बुद्धि है, तो वो इस प्रकार की बात की आलोचना करने की सोच ही नहीं सकते। ये भारत की वैश्विक कूटनीति और डिप्लोमेटिक डेक्सटेरिटी, यानी कूटनीतिक दक्षता का एक अद्भुत उदाहरण है जो प्रधानमंत्री। अभय दुबे जी, अब आपकी बारी है, आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कई नेताओं के बयान आए, प्रधानमंत्री जब बीते 10 वर्षों की जो उनका ये मानना है कि बहुत तेज गति में रफ्तार इस देश का हुआ है, उस पर टिप्पणी करते हैं, तो कांग्रेस के कई नेता, जिसमें हम लोगों ने प्रमोद जी को भी सुनाया, उनका ये कहना है कि वो अभी तक जो भारत ने हासिल किया था उसकी अनदेखी करते हैं। ऐसा क्यों मानती है कांग्रेस पार्टी? और दूसरा प्रश्न यही है, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि रूस के सहयोग से जो हम वहां से तेल लेते रहे, उसकी वजह से हमने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी अंकुश रखा और महंगाई पर भी, इन्फ्लेशन पर भी, जबकि दुनिया उसका दंश झेल रही थी। दोनों पर आपका जवाब। अंजना जी, पहले तो शोभा नहीं देता कि मेरे देश के प्रधानमंत्री दूसरी देश की धरती पर जाकर भारत की बुराई करें, मगर ये भारतीय जनता पार्टी का अब कृतित्व बन गया है। हाँ, प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद आजाद भारत के इतिहास में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि 70 भर्ती परीक्षाएं हिंदुस्तान में पेपर लीक हुए और करोड़ों बच्चों का भविष्य उससे रोन दिया गया हो। किसानों की आमदनी 27 रुपए और आपके धन्ना सेठ दोस्त की 1600 करोड़ रुपए रोज प्रधानमंत्री जी हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। G20 देशों में भारत की पर कैपिटा GDP सबसे नीचे है प्रधानमंत्री जी। आप उत्सव मनाने विदेश गए हैं, इसके साक्ष्य, इसके प्रमाण हैं। नवंबर 2018 में आप अमेरिका गए थे, ट्रंप साहब से गले मिले, तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस हमारा था, जहां पर हजारों वस्तुएं इंपोर्ट फ्री हम 70 के दशक से दिया करते थे, क्योंकि वो ट्रेड प्लस पार्टनर है हमारा। एक क्षण में प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से ट्रंप साहब ने आदेश निकाल दिया कि भारत के इस दर्जे को मैं समाप्त करता हूं। आपने मुंह तक नहीं खोला। उसने कहा इंडिया एंड चाइना आर ईटिंग अवर लंच, और पेरिस कन्वेंशन से बाहर हो गया, लेकिन आपने प्रतिक्रिया तक नहीं दी। प्रधानमंत्री जी, आज क्यों कह रहे हैं सब लोग? आज जयराम रमेश जी ने, कांग्रेस पार्टी ने सवाल क्या खड़ा किया प्रधानमंत्री जी? 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। आज नेटो का 75th उनका कन्वेंशन है जो वॉशिंगटन में ऑर्गेनाइज किया गया है, और जिस समय आप गए हैं उस समय कीव में बहुत घातक हमला किया गया है रशिया के द्वारा बच्चों के अस्पताल पर प्रधानमंत्री जी, जिसमें 30 से अधिक लोगों की जान गई, कैंसर पीड़ितों की जान गई। मैं नहीं, आज तक की स्टोरी कह रही प्रधानमंत्री जी। हम पूरा देश, समूचा देश भारत की सरकार से विदेश के संबंधों पर आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल सही बात है, ऑल वेदर अलाई रशिया हमारा रहा है पहले भी और आज भी, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है उसको गंभीरता से समझना होगा प्रधानमंत्री जी। क्या ये कहना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी कि चाइना और रशिया का जो अलाइनमेंट है उसके इतर हम लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रशिया की होगी? तो आप गलत फहमी में, अभी आपने कहा
और मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मेक इन इंडिया रशिया को अप्रिशिएट कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी जब आप सरकार में आए थे तो $10 बिलियन का हमारा ट्रेड पार्टनर था रशिया, वो $65 बिलियन हुआ। लेकिन हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं ये बताइए ना मेक इन इंडिया में, $3.2 बिलियन, और इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, $61 बिलियन से अधिक का। प्रधानमंत्री जी अभी कह रहे थे वो तो रशिया ने पर सैंक्शन लगे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, इसलिए डॉलर में पेमेंट नहीं तो दिरहम और डॉलर में ही हम लोग रशिया से जब क्रूड ऑयल ले रहे थे तो पेमेंट भुगतान उसका कर रहे थे। हिंदुस्तान के लोगों को क्या फायदा मिला बताइए? वो कौन कंपनियां हैं जिन्होंने रशिया के क्रूड ऑयल को रिफाइन करके यूरोपियन कंट्री में बेचकर मोटा माल कमाया? हिंदुस्तान के नागरिकों का जो 110-109 रुपए लीटर का पेट्रोल है, 100 रुपए के आसपास का डीजल है, वो मिल रहा है प्रधानमंत्री जी, उसमें कोई रियायत नहीं है। बात इतनी है कि एक बहुत गंभीर घटना हुई है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के युवकों को भरमा करके रशिया ले जाया गया, ये कह करके कि वहां उनको नौकरी के अवसर मिलेंगे, और उनसे सेना के बॉन्ड भरवाए गए हैं जिनमें कई लोगों की मौत हुई। ये मामला मुखरता से जब उठाया तो विदेश मंत्रालय ने कहा वो यूक्रेन के युद्ध में रशिया ने उनको झोंक दिया है, उनकी बगैर सहमति के झोंक दिया है। कहा कि 10 साल का कारावास होगा अगर आपने नहीं किया। मैं आपको इसका प्रामाणिक वीडियो भी बताता हूं। ये कई सारे वीडियो पोस्ट किए, आप संज्ञान तक नहीं लेना चाहते। हम नहीं कहना चाहते रशिया से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, मगर आपको आपकी सिर्फ राजनीतिक रोटियां वहां जाकर नहीं सेकनी है। भारत के संबंधों के संदर्भित जो विषय है वो मुखरता से, और ये समय का चुनाव पूरा विश्व कह रहा है हमारे सहित कि समय का चुनाव ठीक नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये संदेश गया है जी अभय जी हमला रशिया ने किया। हाँ, 3 मूल प्रश्न है आपके, तीनों का जवाब उनसे ले लेते हैं। एक तो वो टाइमिंग पर सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं, एक ऐसा टाइमिंग है जिसमें अन्य देश में हमने देखा है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि कोई एहसान नहीं किया, मतलब हमने तेल उनसे खरीदते रहे हम क्योंकि हमको अपनी परिस्थिति देखनी थी, और वो कह रहे हैं इसमें राहत की कोई बात नहीं है देश के लिए। और जो भारतीय मूल के लोगों को वहां झोंका गया युद्ध में, उस पर भी उनका प्रश्न है। जी सुधांशु। बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। वो तो विषय प्रधानमंत्री जी ने उठाया और 2 लोगों की मृत्यु हुई है यूक्रेन के युद्ध में, यह बात भी आई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए मैं अभय दुबे जी को कांग्रेस के अपेक्षाकृत भद्र और विद्वान प्रवक्ताओं में मांगता हूं, मगर कांग्रेस की क्या मजबूरी है। पर कैपिटा की बात करते हैं तो आपको पता है पर कैपिटा इनकम में दुनिया का सबसे नंबर 1 का देश कौन है? पता है आपको? नहीं पता तो बता देता हूं, सिंगापुर है। तो सिंगापुर की विश्व राजनीति में कोई स्थिति है क्या? जब जैसी स्थिति आ जाए, अरे भाई तुलना समान रूप के देशों में होती है। आप पर कैपिटा के ऊपर जाएंगे तो सिंगापुर की कोई हैसियत नहीं है दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में किसी भी प्रकार का करने में। दूसरी बात, कांग्रेस के लोग कैसी विचित्र बात करते हैं, कहते हैं $60 लाख का हो रहा है तो इतने $बिलियन का, तो इसमें कितना एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है? अरे मेरे भाई बता तो दिया, पेट्रोल हम सिर्फ इंपोर्ट ही कर सकते हैं। और मेरे भाई आपके जमाने की लीगेसी है जो हमें इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं अगर हमने $3 बिलियन का भी कर दिया है तो वो अपने आप में एक उपलब्धि है महोदय। ये आप अगर कहते हैं कि भाई पेट्रोल हमें सिर्फ इंपोर्ट करना है, और वो दूसरी बात इन्होंने कहा कि यूक्रेन के ऊपर अटैक हो रहा था और एक मुंह से शब्द नहीं निकला, तो हम तो सरकार में हैं, हम तो भारत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए डिप्लोमेसी में काम करना हमारा कार्य है। मगर मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपने इजराइल हमास युद्ध के ऊपर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया फिलिस्तीन के पक्ष में, एक शब्द बोला जो हमास ने मारा था लोगों को, जिस बर्बरता के साथ जाकर इजराइल में शुरुआत हमास ने की थी, एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। क्यों नहीं बोला और आपको बोलने की जरूरत क्या थी? कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फिलिस्तीन पर क्यों प्रस्ताव पारित हुआ? सोनिया गांधी जी ने क्यों आर्टिकल्स लिखे और प्रियंका गांधी जी ने क्यों ट्वीट किया? और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर कर रहे थे तो रूस यूक्रेन पर भी देखा होता आपका कोई प्रस्ताव, चाइना ताइवान पर भी देखा होता आपका कोई प्रस्ताव, कुवैत और इराक पर भी देखा होता आपका कोई प्रस्ताव, सोमालिया पर भी देखा होता आपका कोई प्रस्ताव। जवाब तो आप लोगों को, जो जयराम रमेश जी और इनके नेता कहते हैं, अरे शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए कि जहां सीधे बगैर उकसावे के लोगों को मारकर नृशंसता से हत्या की गई, परोक्ष रूप से उनके समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित किए कि चंद कट्टरपंथी वोट यहां पे मिल जाएंगे। उसके लिए जबकि आप विपक्ष में थे, आपको कोई आवश्यकता नहीं थी बोलने की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं विदेश नीति के ऊपर और रूस के ऊपर, तो मैं यह भी कहना चाहूंगा जो लोग रूस के हाथ की बात करते हैं, अब मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता, बहुत अब तो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है साहब, वो केजीबी की तमाम आर्काइव्स खुल गई हैं।
रूस के आगे कांग्रेस की सरकारें कैसे नतमस्तक थीं 60 और 70 के दशक में, अब ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। इसलिए हम बराबरी के साथ दोस्ती पे बात कर रहे हैं। आप लोग दंडवत होकर बात कर रहे थे, और मैं 3-4 किताबें तो कहीं अभी गिना सकता हूं, कोई भी जाके पढ़ ले। इसलिए कांग्रेस वाले जब ये बोलते हैं तो बड़ा दुख भी होता है, और यह भी लगता है कि कितने छल और षड्यंत्र के साथ बोलने का प्रयास करते हैं कि जहां सेना को कमजोर करो, हमारी पेट्रोल की सप्लाई को कमजोर करो, और जरूरत पड़ने के ऊपर भारत के अंदर सांप्रदायिक कट्टरपंथा को बढ़ा दो। मगर नहीं साहब, अभी देखिए, इनसे कहता हूं, रूस में दागिस्तान में भी तो हमला हुआ है ना, वो किसके उकसावे पे हुआ है? भारत में कट्टरपंथी ताकतें सर उठाती हैं, तो आप कहते हैं साहब तो बीजेपी आरएसएस की वजह से हो रही है। वो बोस्निया हर जगह, ये चेचेनिया में रूस में हो रहा है, वो किसके, हमारे कहने पे हो रहा है। दागिस्तान में हो रहा है, हमारे कहने पे हो रहा है। इतनी बड़ी वैश्विक समस्या को चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए कि तिजारत के तराजू पे लोग तौल देना चाहते। ठीक है, अब ये रूस से फिलिस्तीन पहुंच गया है, कट्टरपंथी वोट की बात आ गई है, लेकिन एक प्रश्न का आपने जवाब नहीं दिया सुधांशु जी, और वो सवाल था कि वो कह रहे थे कि राजनीतिक रोटियां सेकना विदेश में जाके, इस पर आप जवाब दीजिएगा। उससे पहले अभय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अभय जी, फिलिस्तीन आ चुका है। अंजना जी, मैं तो हतप्रभ हूं। एक विद्वान प्रवक्ता है, सबसे विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, सदन में भी और आपके टेलीविजन में भी। विदेश मंत्रालय का वक्तव्य नहीं पढ़ा? विदेश मंत्रालय का वक्तव्य नहीं पढ़ा आपने? इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर जो कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया, वो का वही वक्तव्य भारत की सरकार ने दिया। मगर यहाँ चूंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है, इसलिए आरोप हम पर लगाते हैं। पूछिए ना, एक बार बात की आपने, आप कह रहे थे आतंकी हमलों का जिक्र, अभी नागरोटा में हमला हुआ। जितने हमले आपकी सत्ता की सरपरस्ती में हुए, आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुए। मैं पूछना चाहता हूं, पुलवामा का जब चीन द्वारा आक्रमण हुआ था, तब क्या स्टैंड था रशिया का, बताइए जरा, और अमेरिका का क्या स्टैंड था, बताइए। इससे आपकी विदेश नीति का पता पड़ता है। रशिया के विदेश मंत्री ने टेलीविजन पर आकर कहा कि हम इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, भारत को हमारी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं, जबकि वॉशिंगटन ने इसका पुरजोर तरीके से इसको कंडेम किया और इस बात की भर्त्सना की जो चीन भारत में कर रहा है। शर्मसार कर देने वाली बात है। आप ना तो चीन से सीधी बात करना चाहते हैं, ना रशिया से बात करना चाहते हैं। चीन भारत की भूमि में अंदर तक घुस कर बैठा है। रूस में ही तो सीधी बात हो रही है। ये 17वीं बार मुलाकात हो रही है। अभय जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, क्योंकि फैक्ट्स इधर उधर हो रहे हैं। अब 17वीं बार मुलाकात हो रही है, बायलैटरल टॉक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बाद, और उसके बाद जंग के बाद ये मतलब कई बार बातचीत हुई है, लेकिन सीधा पीएम वहां पर जाकर बातचीत कर रहे हैं। हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने सामने बैठकर कहा कि ना तोप, बंदूक, गोली से हल नहीं निकलेगा। मैं दीपक जी को एक बार शामिल करना चाहती हूं, उसके बाद आप दोनों से एक काउंटर क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगी। डॉक्टर दीपक वोरा, क्या विदेशी दौरों का मौजूदा सरकार, प्रधानमंत्री अपने दौरे में राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, जब डायस्पोरा को संबोधित करते हुए वो विपक्ष पर हमला करते हैं? दूसरी तरफ, क्या अब हम जेलेंस्की की बोली बोलेंगे? क्या हम इस दौरे पर, क्योंकि हम रूस से रिश्ते भी अच्छा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि युद्ध में हम ये भी साफ स्पष्ट कहें कि युद्ध से हल नहीं निकलेगा, हम किसी एक पक्ष के साथ नहीं खड़े दिखाई देते हैं, हम यूक्रेन की भी मदद करते हैं दवाइयां भेजकर। ऐसे में अगर जो जेलेंस्की कह रहे हैं वही विपक्ष बोले, क्या ये ठीक है? आभारी हूं मैम, आपने मौका दिया, अपने शानदार चैनल पर मुझे शामिल किया है। हमारे दोनों लीडर्स हैं बीजेपी के और कांग्रेस पार्टी के, उनके आपस में जो संबंध है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आपके प्रोग्राम में आपसे डर लगता है इन अ पॉजिटिव वे। आप बहुत पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछती हैं, क्षमा कीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। दैट्स व्हाई यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स। मैम, पहली चीज, जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं रूस, 2400 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। चाणक्य ने नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन जरूरी मेरा दुश्मन बनेगा। अब आप देखिएगा, रूस का सबसे बड़ा दुश्मन इस समय यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, लेकिन हम अमेरिका के साथ एंगेज कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा एडवर्सरी इस समय चीन है, रूस उसके साथ एंगेज कर रहा है। हम समझते हैं उसकी मजबूरियां, क्यों चाइना के साथ एंगेज कर रहा है, वो समझता है हमारी मजबूरी, हम क्यों यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दोस्ती कर रहे हैं। ये होती है एक मैच्योर रिलेशनशिप। अभी तक जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया 2014 में पहली समिट मीटिंग हुई थी बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट पुतिन, पहली बार इनकी हुई थी।
तो उसके बाद उस समय ट्रेड, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, $10 बिलियन की थी, अब 70 बिलियन के आसपास पहुंच गए, मेनली ऑयल इंपोर्ट। लेकिन एक चीज हम याद रखते हैं, ऑयल से अलग भी एनर्जी के क्षेत्र में बहुत संबंध है। आपने नाम सुना होगा सर, कुंडानकलम न्यूक्लियर जो पार्क है, उसकी 2000 मेगावाट्स प्रोडक्शन है, शुरू हो चुकी है, 4000 और आने वाले हैं। उसकी बहुत मुखालफत की थी लोगों ने, लेकिन रूस डटा रहा, हम भी डटे रहे और आज हमारी वो मदद कर रहा है। दूसरी चीज याद रखिएगा सर कि अभी तक जो हमारे संबंध हैं, चाहे डिफेंस में हो, चाहे एनर्जी में हो, चाहे स्पेस में हो, वो सब स्टेट ड्रिवन है। रूस की सरकारी कंपनियां यहां आई हैं, हमारी सरकारी कंपनियां वहां गई हैं। अब रूस के जो रुपए हैं जो भारतीय बैंकों में पड़े हैं, हमने तेल खरीदा एटसेट्रा, रुपीज में पेमेंट किया है, वेस्टर्न प्रतिबंधों को, सैंक्शंस को किस तरह नेविगेट किया जाए और रशियन कंपनीज उसी पैसे को भारत में कैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं, इस मुद्दे पर भी बहुत बातचीत हुई होगी जब वो दोनों अलग मिले। मैम, उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। एक इंटरप्रेटर होता है जो कभी कभी कुछ शब्द लिखता है जो समझ नहीं आए, पर उसको कभी हम पब्लिश नहीं करते कि क्या बात हुई, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है। 6 देशों में मैं आपका राजदूत रहा हूं, इस प्रकार की मीटिंग होती है तो हम भी बाहर चले जाते हैं, सिर्फ दोनों लीडर्स आपस में बातचीत करते हैं। तो ये कहना सही है कि ये रूस की जो पार्टनरशिप है हमारे साथ, ये इसने समय का टेस्ट, टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है। हर बार उसने हमारी मदद की है, कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हमारा नुकसान हो। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे सोवियत संघ या रूस का नुकसान हो। हमने कभी उनकी आलोचना नहीं की, उन्होंने ये प्रतिबंध जो होते हैं, सैंक्शन, हम पर कभी नहीं लगा। अब आपने अमेरिका के प्रवक्ता की बात सुनी थी कि भारत को चाहिए पुतिन साहब से बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, यूक्रेन के बारे में। मेरा सवाल, मैं तो प्रोफेशनल डिप्लोमैट हूं, 51 साल मुझे हो गए, कि टाइगर तुम क्यों नहीं बात करते डायरेक्टली? और फिर मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स कहते हैं क्योंकि हमने गाली दी है, हमने पुतिन को कहा तू चोर है, डाकू है, हत्यारा है, वॉर क्रिमिनल है, अब बात उससे कैसे करें? फिर मैं उनको कहता हूं, आप अपने डिप्लोमेट्स को भारत की फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में भेजें, हम आपको वहां सिखाएंगे कि डिप्लोमेसी और दादागिरी में फर्क होता है। अब आप बात नहीं कर पाते क्योंकि आपने गाली दी। हमने गाली नहीं दी, आपने बहुत हम पे दबाव डाला था कि रूस की आलोचना करो, हमने नहीं की। मैम, डिप्लोमेसी में ये लोग हमारे सामने बच्चे हैं, हम बहुत मैच्योर हैं इस एरिया में। और कांग्रेस के लीडर साहब और बीजेपी के, सर आपने जिक्र किया था कि पहली बार ये जो बोफोर्स हथियार लिए थे सोवियत संघ के पास, नहीं सर, 50s और 60s में हमने फ्रांस से प्लेन्स खरीदे थे, उरागान, इसी कंपनी राफाल से, और उनको हमने नाम दिया था तूफानी। नेट भी हमने लिए थे ब्रिटेन से। तो पहले से भी हमने कुछ कोशिश किया, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि मेजर डिफेंस सप्लाईज हमारे रशिया से हैं और कभी भी सर, कभी भी इंटरप्शन नहीं हुआ है। अल्टीमेटली डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, दो देशों के बीच में जो संबंध होते हैं उसका आधार होता है भरोसा। भारत को रूस पे भरोसा है, रूस को पूरी तरह से भारत पे भरोसा है। ठीक है, धन्यवाद आपका। अब सुधांशु जी, आप मोर्चा संभालिए और जो प्रश्न पहले छूट गया था उसका जवाब दीजिए। विपक्ष का आरोप यह होता है कि विदेशी दौरे का राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमूमन हर जगह जहां पीएम जाते हैं कोई ना कोई इंडियन डायस्पोरा का इवेंट वहां पर होता ही है, और वहां पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते गिनाते बीते जो वर्ष है उस पर भी टिप्पणी होती है। आपने जो बात कही, मैं इसका विधिवत जवाब देता हूं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी डिप्लोमेसी में 2 मेजर डायमेंशंस में चेंज आया। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, इससे पहले जो विदेश नीति होती थी वो मुख्यतः 3 डायमेंशंस पे रहती थी, डिप्लोमेसी, मिलिट्री स्ट्रेटजी और इकोनॉमिक इश्यूज, बस 3 पे रहता था। मोदी जी ने उसमें 2 डायमेंशन और जोड़ दिया, कल्चरल डिप्लोमेसी और इंडियन डायस्पोरा। अगर हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा विदेश में है भारतवंशी, क्या इससे पहले कोई प्रधानमंत्री जाके उनसे संवाद करता था? इक्का दुक्का अटल जी का दौर छोड़ दें, अमेरिका में स्टेटन आइलैंड में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था सितंबर 2000 में, तब हम भी वहां पर थे। वरना कभी कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने भारतवंशियों के साथ अप्रोच करने का प्रयास ही नहीं किया। अरे भाई, इतनी बड़ी शक्ति और वो भारत के लिए करना चाहते, उसे प्रयोग करिए। कल्चरल डिप्लोमेसी का कभी यूज ही नहीं किया, और उसका प्रभाव देखिए, अबू धाबी में मंदिर बन रहा है। कल्चरल डिप्लोमेसी का प्रभाव आप देखिए यूरोपियन देशों में। मंगोलिया में गए पहली बार तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने एक घोड़ा प्रेजेंट किया जिसका नाम था कनथक, जो भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम है, जो सबसे बड़ी वहां घोड़ों की ब्रीड मानी जाती है, बेस्ट। मगर इसका उपयोग नहीं किया, इस कारण से इनके लिए यह समस्या आती है। और विदेश में जाके बोलने की बात, अंजना जी, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री तो डायस्पोरा में जाते हैं, ये कौन जाके विदेश में बोलता है? डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड। और इतना ही नहीं,
वो कहता है, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, आई एम एस्टोनिश्ड, आई एम एग्जॉस्ट दैट द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका व्हाई दे आर साइलेंट। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये क्यों बोला जा रहा है? और जब उनसे पूछा जाता है कि जुडिशरी, यस ऑल इंस्टीट्यूशंस हैव फिनिश्ड, जो विदेश की धरती पे जाके ये बोलता है कि उनसे ये पूछा जाए कि अबाउट मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट, दैट बीजेपी इज एब्सोल्युटली कम्युनल। क्यों भाई आप मुस्लिम लीग और बीजेपी पे जाके बाहर बोलते हो? क्यों कहते हो कि भारत की राजनीति में भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, और उसी जुडिशरी से जिससे आपकी सदस्यता बहाल होती है, आपकी पार्टी के पक्ष में निर्णय आते हैं, दर्जनों चीजें होती है, इलेक्टोरल बॉन्ड आपके पक्ष में आता है, आप चुनाव जीतते हो, दर्जन भर राज्यों में सरकार बनाते हो, यह होता है राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू के ऊपर तौलकर भारत की इज्जत को विदेशों में नीलाम करना। जो प्रधानमंत्री हैं वो तो भारतवंशियों को भारत की संस्कृति और भारत के सांस्कृतिक गौरव के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं, शायद लोगों को ना ध्यान हो, भारत का कैसा पूर्वकालीन संबंध है, रशियन लैंग्वेज का जो कनेक्शन संस्कृत के साथ है, कोई लोग जाके चेक करेंगे। वैसे अभी देखिए 10 लोग सोशल मीडिया पे कूद पड़ेंगे क्योंकि इनके दिमाग में ऐसा गुलामी भरी हुई कि एक अच्छी बात बता दो तो इन्हें पचती नहीं है। अरे भाई रशिया में जाके देखिएगा तो एक रिवर है जिसका नाम है मोक्ष, मोक्ष ही नाम है। अब सोचिए यदि वहां किसी स्थान का नाम मोक्ष है, अगर अजरबैजान में कोई एक शहर है जिसका नाम लंकारण्य है, अगर रशियन भाषा में 11 को एकादश कहते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मगर उस पर गर्व करना ही नहीं है, आत्मग्लानि से भरे रहना है। अभी अंजना जी देखिएगा, मैंने ये बोला है तो 4 लोग कूद पड़ेंगे, उसका कोई कनेक्शन नहीं था, उसको भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म से कोई कनेक्शन नहीं था। ये है जैसे ड्रग्स किसी को मिल गए हो ना तो उसे अच्छी चीज नजर ही नहीं आती। तो भारत की बहुत अच्छी चीजें हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री जी ने इस माध्यम से अपना एक संपर्क समन्वय स्थापित करने में सफलता हासिल की। अभय दुबे जी, आपसे जो प्रश्न था उसी में थोड़ा सा विस्तार करती हूं। भारत रूस की दोस्ती में आजादी के 4 महीने पहले 13 अप्रैल 1947 को राजनयिक संबंधों की स्थापना सबसे पहले हमने चीन के साथ की। ये मौजूदा सरकार की बात नहीं है, सबसे पहले हमने रूस के साथ स्थापना की। इतना मजबूत हम मानते हैं दोनों देशों के बीच के रिश्ते को, इतना स्ट्रेटेजिक मानते हैं। ऐसे में आप दूसरी तरफ अगर देखिए तो 14,000 भारतीय, 500 बिजनेसमैन, 300 रजिस्टर्ड कंपनीज, 5,500 भारतीय छात्र, 90% मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां पर छात्र जाते हैं। रूस भारत का दुनिया में चौथा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आप चाहते हैं कि दुनिया टाइमिंग तय करे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे देश में जहां पर हमारा इतना कुछ स्टेक पर है, वहां पर दुनिया के हिसाब से प्रधानमंत्री तय करें कि कब उन्हें वहां पर जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, राजनीतिक रोटियां सेकने की बात हो रही है, तो ये प्रश्न उन्होंने ही पूछा कि राहुल गांधी भी विदेश में जाकर देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी क्यों करते हैं, दूसरे देशों से क्यों कहते हैं कि वो हस्तक्षेप करें या उस पर बोले। 2 प्रश्न है आपसे। अंजना जी देखिए, पहले तो सबसे पहले मुझे इतनी शर्म आई कि मेरे देश के प्रधानमंत्री साउथ कोरिया में और शंघाई में जाकर ये कहें कि 2014 के पहले लोग कहते थे कि भारत में पैदा होने में शर्म आती थी। ये शोभा देता है प्रधानमंत्री जी? ये प्रारंभ किसने किया? ये प्रारंभ आपने किया। हमने तो उन विषयों को सिर्फ रेखांकित किया कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा कर लीजिए। कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये सारी परिस्थितियां जब आपने वहां कहना प्रारंभ किया, तब उन भारतीय लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जी ने भारत की सच्चाई बताने की कोशिश की। हमने कब कहा कि समूचा विश्व तय करे कि प्रधानमंत्री कब जाएंगे, लेकिन ये भारत की सरकार को तय करना चाहिए कि क्या एप्रोप्रिएट टाइमिंग्स हैं। सिर्फ रशिया से नहीं, मैंने तो कहा कि ऑल वेदर अलाई, हम तो हमेशा से कहते रहे ऑल वेदर अलाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद करके संबंधों की विवेचना करना प्रारंभ कर दें। जिस 400 मिसाइल की सुधांशु जी जिक्र कर रहे हैं, कब सप्लाई होनी थी जानते हैं हमको? जब गलवान का चीन ने गलवान का जो अंजाम दिया था घटना को, उसके पहले हमको वो इस 400 मिसाइल मिलनी थी। रशिया ने दी नहीं दी, क्योंकि वो सिचुएशन इतनी तनावपूर्ण थी कि वो चाइना का प्रभाव था और आज भी है। आप जो अंतर की बात कर रहे हैं, वो हमको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को असेस करके अपने संबंधों को निभाना पड़ेगा। लेकिन आपने जितनी बातें की इतिहास से सिर्फ प्रतिशोध लेते हैं, जिनका हमारे पूर्व राजनयिक साहब
एटॉमिक पावर प्लांट का जिसका जिक्र कर रहे थे, वो कांग्रेस की समय ही इसकी स्थापना हुई है। और उस समय जब ये इस दिशा में हम कदम आगे बढ़ा रहे तो किन लोगों ने विरोध किया था? भारत की प्रगति का हमेशा आपने विरोध किया। आज इंडियन डायस्पोरा को भारत की आलोचना का केंद्र बना दिया प्रधानमंत्री जी ने। क्या पूरा विश्व नहीं जानता, वहां के देश नहीं जानते कि किस प्रकार मोबिलाइज करके लोगों को लाया जाता है? और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने का मंच बनाकर रख दिया आपने। शोभा देता है आपको? आप गुणगान करिए भारत ने क्या प्रगति की है उसका, लेकिन वो सच गुणगान करिए। क्या पूरा विश्व नहीं जानता कि भारत ने अपने जो एमएसएमई है, जो बैकबोन है हिंदुस्तान की, उसको कोलैप्स कर दिया? क्या यह पूरे विश्व को पता नहीं है? सारे स्टैटिस्टिक्स पूरा विश्व देखता है। आप अगर इस भ्रम में है कि पूरा विश्व नहीं जानता है और सिर्फ आप यहाँ हिंदुस्तान में संबोधित करेंगे तो वो प्रश्नों का समाधान नहीं होगा। हम भारत की सरकार के साथ विदेशी मामलों के संदर्भित विषय पर साथ खड़े हैं, लेकिन वहां प्रश्न खड़ा करेंगे जहां भारत का अहित होगा, जहां निर्णय सरकार का सही नहीं होगा। हमने रशिया के संबंधों के संदर्भ में बात नहीं की, लेकिन सिर्फ समय की बात की कि एक तरफ नेटो का उसी समय कन्वेंशन हो रहा है और प्रमुखता से मुखरता से वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध की बात करेंगे, और उसी समय क्या आवश्यकता थी कि प्रधानमंत्री रूस की भूमि पर जाए और वहां इतना बड़ा हमला किया जाए? तो ये इन विषयों को हमारा दायित्व है, देश के नागरिकों ने हमें ये दायित्व दिया है कि इन विषयों पर बात करें। आज रशिया ने क्या आवश्यकता है मुझे बताइए? रशिया पाकिस्तान के साथ निगोशिएट कर रहा है, म्यांमार के साथ निगोशिएट कर रहा है, श्रीलंका के साथ निगोशिएट कर रहा है और इसकी चिंता अंदर व्यक्त की गई है। तो ये किसके कहने पर हो रहा है? क्या चीन का प्रभाव नहीं है? क्या सीएसओ में अभी जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, क्या स्टेटमेंट था चीन का? चीन ने कहा कि इतिहास के सबसे सर्वोच्च संबंधों की स्थिति हमारी और चाइना की है। क्या पूरे विश्व ने ये बात नहीं देखी? तो हमको स्ट्रेटेजिकली अपने मूव्स को प्ले करना होगा। हमको स्वाभाविक रूप से जो पूर्व राजनयिक साहब कह रहे थे, सोना चांदी भी इंपोर्ट करते हैं हम चाइना से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एटॉमिक पावर प्लांट ही लगा रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिकली हमको एक सॉल्यूशन दिया था। विशेषज्ञों ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आप अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो इक्विटेबल एक्सचेंज का ऑफर दीजिए। जब वो नकार रहा है कि डॉलर में पेमेंट नहीं हो सकता, दिरहम में नहीं हो सकता, सैंक्शंस लगे हैं, तो आप इक्विटेबल एक्सचेंज पर बात कीजिए। इस तरह हमारा व्यापार चीन रशिया के साथ बढ़ेगा और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अधिक से अधिक कर पाएंगे। मगर नहीं, हमने उसकी शर्तों पर ही कॉम्प्रोमाइज किया। तो ये जो समझौतावादी नीति है इसको त्यागिए। हम सब आपके साथ खड़े। हमें समालोचना करने का दायित्व दिया है, सरकार को सही रास्ता दिखाने का दायित्व दिया है, तो वो हम दिखाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, आप इसका जवाब दीजिए। उससे पहले मैं एक बार दीपक साहब के पास आना चाहती हूँ। दीपक साहब, बड़ी तस्वीर जरा आपसे समझते हैं। मुझे नहीं पता आप कितना रिएक्ट करना चाहेंगे इन दोनों की बातों पर, लेकिन यह भी सच है कि चूंकि ऐसे वक्त पर जब यूक्रेन में रूस का एक बड़ा अटैक कीव में हुआ, अस्पताल पर हमला हुआ, उसकी वजह से चाहे वो विदेशी मीडिया हो, चाहे विदेश में कई ऐसे मुल्क हैं, खुद ज़ेलेंस्की हैं, जो इससे नाराज दिख रहे हैं खुलकर। ऐसे में प्रधानमंत्री ने आज द्विपक्षीय बातचीत में, जो मीडिया के सामने हिस्सा होता है, उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में वॉर के खिलाफ कहा। और वो पहले भी कहते रहे, पहली बार नहीं कहा है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। उन्होंने पहले भी कहा था और आज भी साफ स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि वॉर से, जंग से कोई हल नहीं निकलेगा, तो बंदूक गोली से कुछ नहीं होगा। आपको लगता है कि चूंकि अमेरिका में भी व्हाइट हाउस के सामने जब ये प्रश्न पूछा गया तो व्हाइट हाउस की भी तरफ से वहां के प्रवक्ता ने ये साफ किया कि हम चाहते हैं भारत खुद तय करे उसके क्या इंटरेस्ट है, लेकिन ये साफ स्पष्ट होना चाहिए कि अंत हो इस जंग का। पीएम ने आज वो बात सामने बैठकर कही और पूरी दुनिया की नजर थी, पूरी दुनिया ने सुना होगा। अब हम बड़ी तस्वीर में जब हम देखें तो इससे हमारे लिए क्या विश्व स्तर पर कोई नुकसान होता हुआ आप देख रहे हैं, या मानते हैं कि अच्छा टेक अवे है? टेक अवे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रूस की विजिट से है जी, उसका सवाल है आपका? जी हाँ, टेक अवे इसके पूरे पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है। जो बात भी उन्होंने यूक्रेन की है, देखिए अब अमेरिका भी हमारे सामने हाथ जोड़ रहा है कि आप समझाइए, हम तो नहीं कर सकते, हम तो गाली गलौज में फंस गए थे। तो सारी दुनिया चाहती है कि अब भारत जो है वो किसी प्रकार का रोल करे ताकि और शांति बने। क्योंकि मैम, हम लोग, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अमेरिका तो आप सब जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, वो तो विश्व दादा बनने की कोशिश करता था। हम तो विश्व बंधु, विश्व मित्र बनने का प्रयास करते हैं और बन चुके हैं। हम कुछ कहते हैं आज, मुझे 51 साल हो गए इन काउंटिंग, 73 साल की मेरी उम्र है, डिप्लोमेसी में बहुत समय हो गया। जब भारत कुछ कहता है, दुनिया उसकी आवाज सुनती है। और बहुत हद तक कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, सर आपसे क्षमा चाहते हुए, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा यही है
कि पिछले 10 साल में जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी है आसमान से ऊंची, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका श्रेय जाता है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को। बहुत उन्होंने मेहनत की है और सारे देश अब ये समझते हैं कि अब भारत वो नहीं है, इंडिया हैज बिकम भारत। ये अब वो देश नहीं है जो दूसरी गाल दिखाता है, ये अब तमाचा ऐसा मारता है कि दुश्मन फिर खड़ा नहीं हो सकता। सर, टुडे आई फील taller as an Indian diplomat, as an Indian ambassador than I have been for many, many years, because आज भारत अपना स्थान दुनिया में not punching above its weight, not punching below its weight, लेकिन हम पंच करते हैं according to our weight। और एक चीज पीएम साहब ने कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, हम आंख झुका के बात नहीं करते, आंख उठा के बात नहीं करते, हम आंख से आंख मिला के बात करते हैं। ये नई इंडियन डिप्लोमेसी है, वेरी सक्सेसफुल। ठीक ठीक, आप सुधांशु जवाब दीजिएगा। अभय जी चूंकि बीच में एक बार बोलना चाह रहे हैं। हाँ अभय जी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या चीन के संदर्भित विषय पर भी आप ऐसा कह पाएंगे दीपक जी? क्या पूरा विश्व नहीं जानता कि चीन भारत की सीमा में घुसा है? रेजांगला से चांगला तक चीन मौजूद है, नए बफर जोन बना दिए, हमारा नए जो फिंगर एरियाज थे वहां पर नए बफर जोन बना दिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में खुद बीजेपी का सांसद कह रहा है कि 40-40 किलोमीटर अंदर घुस जाती है। दीपक जी, मुझसे पूछा आपने? हाँ, मैं ये इसका जवाब मुझसे चाहते हैं? सर, मैं अभी लद्दाख होके आया हूं, वो मेरा एरिया है, स्पेशल एडवाइजर हूं वहां पे। सर, आप कभी रिजांगला जाइए, देखिएगा जो मेमोरियल है वहां पर, चाइनीज वहां पर नहीं है। पैंगोंग लेक के इर्द गिर्द जो फिंगर्स की आप बात करते हैं, आप जाके पता तो करिए वहां पर, वो सिर्फ जो न्यूट्रल एरियाज थे वहां पे कुछ अभी तनाव है, बाकी दे आर बिहेविंग देमसेल्व्स, क्योंकि उनको पता है सर कि अगर कुछ ही तरह की बेईमानी करने की कोशिश करेंगे तो उनको बहुत मार पड़ेगी। गालवान घाटी की भी जो बात की है सर, उससे नुकसान ज्यादा चीन को हुआ है। हमारे तो 20 जो बहादुर सिपाही थे सर, मे आई कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था सर। हमारी एक बार सुन लीजिए मैडम, मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में, ये हमारे मिलिट्री वाले कहेंगे। अभय जी प्लीज उनको पूरा आप मुझे मौका दे। हाँ ठीक है, आप अपनी बात दो दीपक जी बोल लीजिए। हाँ, बस मैं इतना ही कहना चाहता था मैम, गालवान से चीन को जो नुकसान हुआ, इसकी रेपुटेशन को, चीन लॉस्ट इंडिया। आप फिर जानते हैं किस तरह की जो पहले उनके कुछ विचार थे कि भारत के साथ भी भारत के ऊपर भी हमारा कंट्रोल बने, वो सब खत्म हो गया था। गलती हो गई, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी गालवान में। और भारत को गालवान के कारण एक चीज बता सकता हूं मैम, रामायण में जो जाम्बवन ने भगवान श्री हनुमान को कहा था, अपनी ताकत याद करो। भारत को अब अपनी ताकत याद आ गई है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है अभय जी, अब 2 लाइन में कंक्लूडिंग बात कहिए, क्योंकि उसके बाद मैं सुधांशु जी से जवाब लूंगी। उनके साथ भिड़ने का टाइम बचा नहीं है सर। ना वहां कोई आया है, ना वहां कोई घुसा है। पूरा विश्व ये बात को जानता है। मैंने बफर जोन का जिक्र किया है, वहां पहले हम पेट्रोलिंग किया करते थे, जो हमको 56 में से मैक्सिमम पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हमको जाने से रोक दिया है। $110 बिलियन का इंपोर्ट होने लगा है चाइना से। हमारा एमएसएमई उसी की वजह से कोलैप्स हुआ है। अगर इन सब पर आंख बंद करके सिर्फ महिमा मंडन करेंगे तो वो हमारे देश को और समालोचकों को शोभा नहीं देता। मेरा ऐसी मान्यता है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। मैं सिर्फ यही एक ही फैक्ट रख देना चाहता हूं, उसके बाद दर्शक अपने आप तय करें। गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए थे। हमने सबका ससम्मान अंतिम संस्कार उनके गांवों तक जाके कराया। और महत्वपूर्ण बात है, वो हैंड टू हैंड फाइट थी, गोली नहीं चली थी। और चाइना ने अपने मारे गए तो छोड़िए, घायल हुए एक भी सैनिक की सूची नहीं जारी की। किसी के गले के नीचे बात उतर सकती है कि हैंड टू हैंड फाइट में 20 लोग मारे जाएं और दूसरी तरफ से एक भी न मारा जाए और घायल भी ना हो, क्योंकि इतने ज्यादा संख्या में मारे गए थे कि चाइना को इस बात का डर था कि अगर वो सूची जारी कर दी तो उसकी फौज कितनी डिमोरलाइज हो जाएगी। बस जिन लोगों को इस आंकड़े भरोसा हो कि 20 लोग हैंड टू हैंड फाइट में हमारे मारे जाएंगे और उधर एक भी घायल नहीं होगा, मुझे लगता है उनकी बुद्धि में यह रत्ती भर भी समझ नहीं हो सकती कि डिप्लोमेसी क्या है। दूसरे मेरे भाई अभय जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चाइना के साथ 5 देश बता दीजिए। अरे हम तो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके G7 में भी बुलाए गए, और हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके क्वाड के भी हिस्से हैं। बताइए, क्वाड में 4 देश है, मैं आपसे पूछता हूं 5 देश बताइए जो चीन के साथ है। एक नॉर्थ कोरिया और एक पाकिस्तान को छोड़ दीजिए,
बस ये दो हैं जो अरे- चीन के साथ परमानेंट खड़े हैं। बाकी आप एक देश बताइए। एक दौर था जब रूस आपके कश्मीर के मुद्दे पे खड़ा होता था हमारे साथ, बाकी पूरी दुनिया पाकिस्तान या हमारे विरोधियों के पास खड़ी होती थी। आज स्थिति यह है कि केवल एक चीन खड़ा होता है पाकिस्तान के साथ और बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ। इसीलिए मैं कहूंगा कि चश्मा सुधांशु उतारो, त्रिवेदी जी, देखो यारों, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। अभय जी, ट्राई देखिए, जो नया अलाइनमेंट है गंभीरता से लीजिए। इसमें रशिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है। और ट्रायो में क्यों नहीं थे हम? अफगानिस्तान जैसे महत्वपूर्ण निर्णय करने के लिए रशिया, चाइना ठीक। और अमेरिका सुधांशु एक जी साथ सिर्फ आ गए, एक लाइन, भारत सुधांशु को जी सिर्फ एक लाइन, टाइम खत्म हो चुका है मेरा, जल्दी से। सिर्फ एक लाइन में हाँ। इन्होंने कहा तो वही हम बता रहे हैं। हमने ईरान के साथ चाबार्ड पोर्ट का एग्रीमेंट किया है और जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में काम कर रहा है चाइना, वो वाली चीज ब्लॉक हुई। तो हमने तो ईरान के साथ भी अच्छा कहा। एक लाइन और कह दूं बस। बहुत धन्यवाद एक लाइन। आप सभी का हमारे साथ अगर- जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।